मुंबई में हजारों लोग आज सड़कों पर उतर के फांसी की मांग कर रहे हैं। अक्षता म्हात्रे की आवाज आज पूरी नवी मुंबई में गूंज रही है। इस अपराध को जिस जगह पर अंजाम दिया गया है और जिन लोगों ने यह अपराध किया है उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस केस में पुलिस उतनी ही गुनहगार है। पुलिस अगर उस दिन अक्षता म्हात्रे के परिवार की मदद कर देती तो आज अक्षता म्हात्रे हमारे बीच होती और मैं ये डॉक्यूमेंट्री आपको नहीं सुना रहा होता। इस डॉक्यूमेंट्री में कुछ ऐसे मैसेज हैं जिससे कि हमें इस वीडियो को उस हर घर तक पहुंचाना चाहिए जहां बेटियां हैं। जुलाई 2024, बेलापुर, नवी मुंबई। 30 साल की अक्षता म्हात्रे की जिंदगी में बीते 6 सालों में जब से उनकी शादी कुणाल म्हात्रे से हुई है, शायद ही कोई ऐसा दिन सुकून भरा रहा होगा, क्योंकि ना तो उन्हें अपने हस्बैंड और ना ही ससुराल में किसी भी एक शख्स से थोड़ा सा भी प्यार और सम्मान मिला था। शादी के पहले ही दिन से अक्षता की सास ने उनके चेहरे और उनके लुक्स पर ताने मारना शुरू कर दिया था। इस चीज में अक्षता की ननद भी पीछे नहीं थी। वो भी अक्षता की सास की तरह उन पर ताना मारा करती थी और उनको बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर करती थी। सिर्फ उनके ससुराल वाले ही नहीं, उनका खुद का हस्बैंड भी उनके चरित्र पर उंगली उठाता था। अब अक्षता एक प्राइवेट बैंक में जॉब करती थी और इसीलिए अक्षता के हस्बैंड उस पर बहुत ज्यादा शक करता था और वो बहुत शकी नेचर का था। छोटी छोटी बातों पर वो अक्षता के कैरेक्टर पर उंगली उठाता था। अब इन सब चीजों से परेशान होकर बेचारी अक्षता ने अपने करियर के साथ यहाँ पर भी सैक्रिफाइस किया। उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। अब शादी के 2 साल बाद जब सिचुएशन बहुत खराब हो गई और बर्दाश्त के बाहर चली गई तो अक्षता अपने ससुराल को छोड़कर अपने माता पिता के घर चली गई। अब जब वो अपने माता पिता के घर चली गई तो 2 महीने बाद कुणाल को अक्षता की याद आती है और कुणाल अक्षता के घर जाता है। घर जाने के बाद वो अक्षता और उसके माता पिता से माफी मांगता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा और अब वो नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है। अक्षता और उसके माता पिता को विश्वास दिलाकर वो अक्षता को वापस घर ले आता है। अब सब कुछ दिनों तक ठीक चल रहा था। अब कुछ टाइम बाद अक्षता और कुणाल को एक बेटा पैदा होता है। बेटा पैदा होने के बाद अक्षता को लग रहा था कि अब सब कुछ बढ़िया हो जाएगा और जो मन में कड़वाहट है, उसके ससुराल वालों के मन में जो कड़वाहट है अक्षता के लिए, वो भी अब खत्म हो जाएगी। पर अक्षता के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कुणाल को जुए और सट्टेबाजी की लत थी और वह वक्त के साथ बढ़ती चली गई। कहने को तो वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जॉब करता था, पर उसकी बेलगाम अय्याशियों के लिए उसका जो पैसा था वो कम पड़ जाता था। तो इसीलिए वो अक्षता पर दबाव बना रहा था कि अपने घर से पैसा लेकर आ। सिर्फ कुणाल ही नहीं, कुणाल के माता पिता भी पैसों के बहुत बड़े लालची थे। उन्हें अपने बेटे की इन अय्याशियों के बारे में पता था, फिर भी वह कुणाल को कुछ नहीं कहते थे। अभी तक तो अक्षता की सैलरी पर उन सबकी नजर थी, पर जब उन्होंने रिजाइन कर दिया तो अब अक्षता के फादर की पेंशन फंड पर उन सबकी नजर होने लगी। अब वो अक्षता को रोज उल्टा सीधा गाली गलौज करते थे, अक्षता के माता पिता को उल्टा सीधा गाली गलौज करते थे और इन सब चीजों से अक्षता बहुत परेशान हो चुकी थी। वह उस घर में घुट घुट कर जी रही थी। रोज आए दिन उनके साथ कुछ ना कुछ की छोटी छोटी बातों पर कलेश होता था। उनके माता पिता को उनके साथ बहुत ज्यादा उल्टा गाली गलौज उनके साथ की जाती थी। अब इन सब चीजों से परेशान होकर 6 जुलाई 2024 को अक्षता अपने ससुराल का घर छोड़कर चली जाती हैं। अब जब दोपहर तक अक्षता वापस नहीं आई तो कुणाल ने अक्षता के माता पिता को फोन करके पूछा तो अक्षता के माता पिता ने बताया कि वो यहाँ पर भी नहीं आई। अब यह सब देखकर अक्षता के माता पिता भी बहुत टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अक्षता के साथ हो रहे इस टॉर्चर के बारे में पता था। अक्षता यूजुअली शनिवार को बेलापुर गांव के एक मंदिर जाती थी, पर पता चला कि अक्षता उस दिन वहां मंदिर भी नहीं पहुंची हैं। अब यह सब देखने के बाद अक्षता के माता पिता और कुणाल पास के ही पुलिस स्टेशन में जाके अक्षता के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। हालांकि पुलिस उस टाइम रिपोर्ट दर्ज नहीं करती। 24 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस FIR दर्ज करती है। अक्षता के ससुराल वालों का रवैया काफी अजीब था। उनको अक्षता के गुमशुदा होने के बाद भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने तो यह जानने की भी कोशिश नहीं की कि अक्षता आखिर गई कहाँ है, और वो कोई अक्षता को खोजने में कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे थे और ना ही पुलिस पर अक्षता को ढूंढने का कोई भी दबाव बना रहे थे। यह सब देखकर अक्षता के ससुराल वालों की नीयत पर सबको शक होता है। लेकिन यह केस लास्ट में जाके एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हो गया था जिसे सुनने के बाद सबकी आंखें नम हो गईं। मिसिंग पर्सन की कंप्लेंट में सबसे अहम फैक्टर होता है वक्त। इसीलिए समय रहते ही गुमशुदा पर्सन को अगर ढूंढ लिया जाए तो ही बेटर होता है। लेकिन इस केस में यह समय ही था जो हाथ से रेत की तरफ फिसलता जा रहा था। अक्षता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के 2 दिन बाद भी पुलिस अक्षता को नहीं खोज पाई। 9 जुलाई 2024 को उसी पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है।
यह कॉल कल्याण शलफाटा के गणेश मंदिर में दर्शन करने गए एक शख्स का था, जिसे मंदिर परिसर में सीढ़ियों के पास खाई में एक महिला की डेड बॉडी पड़ी मिलती है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो उन्हें बॉडी से कुछ कपड़े गायब मिले। सर और गले पर गहरी चोट आई थी। पुलिस ने जब रिकॉर्ड चेक किया तो उन्हें पता चला कि यह बॉडी तो 2 दिन पहले आई उनके पास रिपोर्ट एक अक्षता महात्रे की है। अक्षता ना सिर्फ यह दुनिया छोड़कर जा चुकी थी, पर उनका जिस्म उनके साथ हुए आखिरी पलों में हैवानियत की ओर इशारा कर रहा था। अक्षता के माता पिता बिल्कुल टूट चुके थे। आखिरकार उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया था। अक्षता का बेटा अनजान था कि उसकी जिंदगी की सबसे कीमती दौलत किसी ने छीन ली है। अब अगले दिन 10 जुलाई 2024 को पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस ने अक्षता के उसी दिन यानी 6 जुलाई 2024 की फोन के लोकेशन को ट्रेस करना शुरू किया। लोकेशन को ट्रेस करने के बाद पता चला कि 6 जुलाई 2024 की सुबह 6 बजे अक्षता बेलापुर में अपने ससुराल से निकलने के बाद महाप के रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए गई थी। फिर 10 बजे वह कल्याण शिलफाटा के गणपति मंदिर के लिए निकल गई थी। यह बात पुलिस ने उस रेस्टोरेंट और मंदिर के दूसरी साइड लगे एक सीसीटीवी कैमरा से वेरीफाई की। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि अक्षता सुबह 10 बजे उस मंदिर में जाती हुई तो दिखी, पर लौटती हुई कभी नहीं दिखी। उस कैमरे में साफ साफ नजर आ रहा था कि अक्षता मंदिर की तरफ जा रही हैं, पर वापस नहीं आई और मंदिर में जाने और आने का वह एकमात्र ही रास्ता था। तो इससे ये साफ हो गया था कि कातिल उसी मंदिर या मंदिर के आसपास का कोई है। पुलिस की 3 टीमों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। वह मंदिर चारों तरफ घने जंगल से घिरा हुआ है। इस मंदिर में बाकी मंदिरों की तरह भीड़ भाड़ नहीं होती। शहर की भीड़ भाड़ से दूर चारों तरफ शांत माहौल होता है। शायद यही वजह रही होगी कि अक्षता अपने मन को शांत करने के लिए इस मंदिर में आई होंगी। वह अपने साथ हो रहे टॉर्चर को थोड़ा सा शांत करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए इस मंदिर में आई होंगी। मंदिर के मेन गेट तक पहुंचने के लिए कई सारी सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है और वह सीढ़ियां जंगल के बीच होकर गुजरती हैं। पुलिस को मंदिर के अंदर एक सीसीटीवी कैमरा मिला, लेकिन उस कैमरे का तार कटा हुआ था और तार के कट से यह साफ दिख रहा था कि उसे जानबूझकर काटा गया है। पुलिस को मंदिर में एक पुजारी और 2 केयरटेकर मिलते हैं। पुलिस ने जब उस पुजारी और केयरटेकर से पूछताछ करनी शुरू की तो वो लोग कुछ गोलमोल जवाब दे रहे थे, कुछ साफ साफ जवाब नहीं दे रहे थे। पुलिस ने जब सख्ताई के साथ पूछताछ की तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। अपराधी वो 3 लोग थे, पुजारी और वो 2 केयरटेकर। 6 जुलाई 2024 को जब अक्षता मंदिर पहुंची तो वह मानसिक रूप से बहुत परेशान थी। वह अपने मन में बहुत ज्यादा दुख, दर्द और दिल में उलझन लिए वहां मंदिर में एक शांति के लिए पहुंची थी, क्योंकि वह मंदिर चारों तरफ जंगल से एक घिरा हुआ था और वहां बहुत शांत वातावरण था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये कलयुग है और इस युग में कोई भी ऐसी जगह सुरक्षित नहीं है जहां इंसान का मुखौटा लगाए कोई शैतान छुपा ना बैठा हो। अक्षता को परेशान देखकर पहले तो उन तीनों ने अक्षता का विश्वास जीत लिया। अक्षता का दुख दर्द बांटना शुरू कर दिया और इतना भरोसा दिला दिया कि वह बिल्कुल अच्छे आदमी हैं। अक्षता भी बहुत ज़्यादा परेशान थी और जैसा कि वो उनको लग रहा था कि वो एक मंदिर जैसी पवित्र जगह पर हैं और यहाँ तो जो परेशान लोग आते हैं वह अपनी बात पुजारियों को बताते हैं, पर अक्षता को क्या पता था कि यहाँ पे जो संत बैठे हुए हैं वह शैतान के रूप में बैठे हुए हैं। अक्षता का विश्वास जीतने के बाद चुपचाप से अक्षता की चाय में एक भांग की गोली मिला दी गई। कुछ टाइम बाद अक्षता बिल्कुल बेहोश हो गई। अक्षता को बेहोश देखने के बाद वह तीनों अक्षता को मंदिर में ही बने एक कमरे में ले जाते हैं और उनको वहां पर कैद करके रख लेते हैं और कमरे को लॉक कर देते हैं। फिर शाम को मंदिर के पट बंद होने के बाद वह एक एक करके अक्षता के साथ दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म करने के बाद वह इंतजार करते हैं। सुबह जब अक्षता की नींद खुलती है, अक्षता उठती हैं और उनको असहनीय दर्द होता है, जिसके कारण वो बहुत चिल्लाती हैं, चीखती हैं। अब वो तीनों अपराधियां फंसने के डर से अक्षता का सर जोर जोर से पीटने लगते हैं। वह दीवार में और जमीन पर अक्षता के सर को जोर जोर से मारने लगते हैं, जिसकी वजह से अक्षता की जान चली जाती है और फिर वो अक्षता को वहां मंदिर से पीछे जंगल की तरफ खाई में फेंक देते हैं, यह सोचकर कि यहाँ पूरा जंगल है और कोई ना कोई जंगली जानवर बॉडी को खा जाएगा। उनको अपने प्लान पर इतना विश्वास था कि बॉडी को फेंकने के बाद वो लोग मंदिर में ही पुलिस को मिलते हैं। फिर पुलिस की पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि उन लोगों ने ऐसा दुष्कर्म किया। दोस्तों, इस केस में यह पुजारी ही नहीं
बल्कि अक्षता के ससुराल वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं। अक्षता को अगर इतना मेंटल टॉर्चर नहीं किया जाता तो वो शायद उस मंदिर में नहीं जाती और ऐसा उनके साथ नहीं होता। इस मामले में पुलिस भी उतनी ही गुनहगार है। अगर पुलिस टाइम रहते, समय रहते अगर उसकी लोकेशन को ट्रेस कर लेती, उसी दिन जिस दिन अक्षता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी, उसी दिन अगर पुलिस थोड़ा सा अलर्ट हो जाती, थोड़ा एक्शन में आ जाती और उसी दिन अक्षता के नंबर को ट्रेस कर लेती, तो शायद अक्षता के साथ जो हुआ है वह नहीं होता और अक्षता आज हमारे साथ, हमारे बीच में होती। और दोस्तों, यहाँ पे जिसने जो सबसे ज़्यादा खोया है वह उस बच्चे ने खोया है। उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती दौलत खो दी है। वो बेचारा 3 साल का मासूम बच्चा, उसको तो अभी सही से कुछ पता भी नहीं है, उसने तो अपनी ज़िंदगी की अभी शुरुआत भी नहीं की। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जिसमें ससुराल वालों के टॉर्चर करने की वजह से एक बेचारे बच्चे की तो ज़िंदगी बर्बाद हो ही गई और एक निर्दोष इंसान की, जो कि अक्षता थी, उनकी भी जान चली गई। तो दोस्तों, ऐसे ही ट्रू क्राइम केसेस देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।